16 साल पहले की बात है। गर्मियों के उन दिनों में जब पहाड़ों की ठंडी हवा शहरों की चिपचिपी गर्मी से राहत देती है, एक शांत और समझदार लड़की अकेले ट्रेकिंग पर निकली थी। उसका नाम था लिया थॉम्सन। उसने अपनी पुरानी नीली कार चलाई, पहाड़ों के बीच बसे एक खूबसूरत ट्रेल की ओर बढ़ी और फिर जैसे इस दुनिया से गायब ही हो गई। उस दिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह सफर उसके जीवन की आखिरी यात्रा बन जाएगा। न उसके परिवार ने, न उसके दोस्तों ने, और न ही उन लोगों ने जो उसे आखिरी बार पार्किंग में उतरते हुए कैमरे में दर्ज होते देख पाए थे। बस कुछ कदमों की दूरी, बस कुछ मिनटों का सफर, और लिया जैसे हवा में घुल गई। जो लोग उसे जानते थे वे कहते थे कि लिया जैसी लड़की को अचानक गायब होते हुए सोचना भी मुश्किल है। वह सावधान रहती थी, अकेले जंगली इलाकों में निकलते हुए हर तैयारी करती थी। जीपीएस, सैटेलाइट फोन, नक्शे, ट्रेल के नोट, सब कुछ साथ होता था। वह जोखिम लेने वाली लड़की नहीं थी। लेकिन उस दिन पहाड़ों में क्या हुआ? क्या उसने रास्ता भटका? क्या कोई हादसा हुआ? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति उसके करीब आया जिसने उसके भरोसे का गलत फायदा उठाया? ये सवाल कई सालों तक उसी तरह हवा में लटके रहे, जैसे धुंध पहाड़ों की चोटियों पर अटकी रहती है। गायब होने के 2 दिन बाद बड़ी खोज शुरू हुई। पुलिस, रेंजर्स, बचाव दल, कुल मिलाकर 50 से ज्यादा लोग उसे ढूंढने निकले। हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर लगाते रहे, कुत्तों को लगाया गया, हर गड्ढे, हर ढलान, हर चट्टान को खंगाला गया। लेकिन न लिया मिली, न उसका सामान मिला, न उसके गायब होने का कोई साफ कारण। बस एक जगह मिली जहां उसने आग जलाई थी, खाना गर्म किया था और शायद रात गुजारी थी। उस जगह भी सब कुछ सामान्य था। बस उसका तंबू, बैग और कई जरूरी चीजें वहां थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां थी जरूर, लेकिन किसी ने उस जगह को बहुत ध्यान से साफ किया हो, कुछ इस तरह कि उसके बाद कोई सुराग न बचे। दिन बीतते गए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, फिर 1 महीना। लिया का कोई पता नहीं चला। उसके माता पिता की उम्मीदें धीरे धीरे कम होने लगीं। वे हर सुबह ये सोचकर उठते कि शायद आज फोन बजे और कोई कहे, लिया मिल गई है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उनकी रातें जागते जागते कटतीं, मन में हजारों सवाल कुलबुलाते। क्या वह जिंदा है? क्या किसी ने उसे पकड़ लिया? क्या वह कहीं घायल पड़ी मदद का इंतजार कर रही है? लेकिन पहाड़ों ने कोई जवाब नहीं दिया। बस चुप्पी। वही चुप्पी जो हर खोए हुए इंसान की कहानी को अपने अंदर दफन कर लेती है। 2 साल गुजर गए। लोग धीरे धीरे इस मामले को भुलाने लगे। अखबारों में उसकी तस्वीरें पहले पन्ने से हटकर अंदर के कोनों में जा लगीं। शहर की बातें बदल गईं। नए आयोजन, नए झगड़े, नई खबरें, पुरानी कहानी कहीं दबने लगी। सिर्फ उसका परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही थे जिनकी जिंदगी इस गुमशुदगी के कारण हर दिन एक नई चोट से गुजरती रही। लेकिन 2 साल बाद एक गर्मियों की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। 2 पर्यटक, केविन और जेनिफर, सिर्फ एक सामान्य ट्रेक पर आए थे। उनका मकसद था एक शांत दिन बिताना, पहाड़ों की ठंडी हवा में सांस लेना और कुछ अच्छी तस्वीरें लेना। वे किसी बड़े ट्रेल पर नहीं थे, बल्कि एक पुराने, कम इस्तेमाल होने वाले रास्ते पर घूम रहे थे। शायद अगर वे उस दिन थोड़ा बाएं चलते या दाएं मुड़ जाते, तो यह कहानी हमेशा के लिए दफन रह जाती। लेकिन किस्मत उन्हें ठीक उस जगह ले आई जहां एक पत्थरों का ढांचा उनकी नजरों में आया। 2 भारी चट्टानें इस तरह रखी थीं जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर लगाया हो। उनके बीच हल्की सी दरार में से एक अजीब तरह की गंध आने लगी, न सड़न जैसी, न मिट्टी जैसी, बल्कि कुछ रासायनिक, कुछ मोम जैसा। उन्होंने नजदीक जाकर देखा, पत्थरों को हटाया, और नीचे एक काले रंग की चीज दिखाई दी, एक तरह की मोटी चादर या तिरपाल जिसे कसकर लपेटा गया था। जब रेंजर्स बुलाए गए और तिरपाल को हटाया गया, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके अंदर एक महिला का शरीर था, जो पूरी तरह गहरे मोम की मोटी परत से ढका हुआ था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर सुरक्षित रखा हो ताकि समय उसका कुछ बिगाड़ न सके। मोम के अंदर से शरीर की आकृति साफ दिख रही थी, चेहरा, बाजू, पैर और वह मुद्रा जिसमें वह लेटी हुई थी, सब एकदम साफ।
ड्राइविंग लाइसेंस मिला तो पहचान में देर नहीं लगी। वह लिया ही थी, वही लड़की जो 2 साल पहले गायब हुई थी। इस खोज की खबर जंगल में आग की तरह फैली। अखबारों की सुर्खियां फिर से भर गईं। टीवी चैनल फिर से रिपोर्टिंग करने लगे। सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर किसी ने ऐसा क्यों किया? अगर यह सिर्फ हत्या थी तो शव छिपा दिया जाता, लेकिन यहां तो शव को मोम में डुबोकर इस तरह संरक्षित किया गया था जैसे किसी खास मकसद से उसे समय से बचाकर रखा गया हो। किसी के मन में ऐसा विचार क्यों आया होगा? क्या यह कोई वैज्ञानिक था? क्या यह किसी कलाकार की विकृत सोच थी? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मृत शरीरों के साथ काम करने की आदत थी? फिर बात सिर्फ शव मिलने तक ही नहीं रुकी। जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों ने ऐसे ऐसे निशान देखे जो किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। गला घोंटने के संकेत, मांसपेशियों को ढीला करने वाली दवा के अंश, मोम की विशेष किस्म जो आम बाजार में मिल ही नहीं सकती। यह साफ हो गया कि यह सब किसी ऐसे व्यक्ति ने किया था जो मेडिकल सामग्री, शवों और रसायनों के बारे में गहरी जानकारी रखता था। इस खोज ने एक ऐसी जांच का दरवाजा खोल दिया जो कई महीनों तक चली और आखिरकार एक ऐसे आदमी की तरफ जा पहुंची जिसे देखने पर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह इतना भयानक अपराध कर सकता है। एक शांत आदमी, एक अकेला आदमी, एक ऐसा आदमी जो रोज मृत शरीरों के बीच काम करता था, जिसने अपने भीतर एक अंधेरी दुनिया बना रखी थी जिसे कोई नहीं जानता था। और आगे जो हुआ वह इस कहानी को और भी डरावना और भी अजीब बनाता है, क्योंकि सच हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी वह इंसानी चेहरे के पीछे छिपी छाया जैसा होता है। यह कहानी सिर्फ एक लड़की के गायब होने की नहीं है। यह कहानी उस खामोशी की है जिसमें एक पहाड़, एक जंगल और एक दरिंदे ने मिलकर किसी मासूम जिंदगी को निगल लिया। यह कहानी उस सन्नाटे की है जो एक परिवार के घर में 2 साल तक पसरा रहा। और यह कहानी उस अंधेरे की है जो इंसान के अंदर हो सकता है, वह अंधेरा जो कभी कभी पहाड़ों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। लिया थॉम्सन का जीवन देखने में बेहद शांत, सीधा सादा और सामान्य लगता था। वह ऐसा व्यक्तित्व नहीं थी जो भीड़ में अलग दिखे, नहीं, वह ऐसे काम करती थी जिनसे लोग उसका नाम याद रखें। लेकिन उसके भीतर एक गहराई थी, एक सादा सा जुनून था, प्रकृति के लिए, खासकर पहाड़ों के लिए। पहाड़ों का सन्नाटा उसे आकर्षित करता था। अक्सर वह कहती थी कि जंगलों की शांति उसके मन को साफ कर देती है, जैसे कोई अनदेखी हवा सारे बोझ उड़ाकर ले जाती हो। लिया न्यू हैम्पशायर की राजधानी कॉनकॉर्ड में रहती थी, एक छोटा और शांत शहर जिसकी आबादी बहुत ज्यादा नहीं थी। वहां के लोग एक दूसरे को पहचानते थे, सड़क पर चलते चलते मुस्कुराकर मिल लेते थे, और शहर की खबरें अक्सर त्योहारों, स्कूल प्रतियोगिताओं या समुदाय के छोटे आयोजनों तक सीमित रहती थीं। अपराध तो वहां बहुत कम होते थे। किसी बड़ी घटना की चर्चा होना लगभग असंभव था। ऐसे माहौल में लिया का जीवन एकदम मेल खाता था, शांत, व्यवस्थित और सरल। लिया एक विश्वविद्यालय की अनुसंधान प्रयोगशाला में जीव विज्ञानी थी। उसका काम स्थानीय पक्षियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करना था। यह विषय भले ही मुश्किल और तकनीकी हो, पर उसके लिए यह काम उसके दिल के बहुत करीब था। उसे पक्षियों का व्यवहार, उनकी आवाजें, उनके रंग और मौसम बदलते ही उनमें होने वाले बदलावों को देखना बेहद पसंद था। वह प्रयोगशाला में घंटों माइक्रोस्कोप के सामने बैठ सकती थी। डेटा के बड़े बड़े ग्राफों को समझने में उसे मजा आता था। वह अपने काम में इतनी डूबी रहती कि कभी कभी समय का भी पता नहीं चलता। उसके सहकर्मी बताते थे कि लिया शांत और समझदार लड़की थी। वह अनावश्यक बातों में नहीं उलझती थी, विवादों से दूर रहती थी और हमेशा काम पर ध्यान देती थी। अगर कोई वैज्ञानिक किसी नए खोज को लेकर उत्साहित होता तो लिया उन बातों को धैर्य से सुनती और अपने विचार साफ और संतुलित तरीके से बताती। वह जितनी शांत दिखती थी उतनी ही गंभीरता से काम करती थी। उसके चेहरे पर एक सादगी थी और उसकी भूरी आंखें लोगों को भरोसा दिलाती थीं कि वह किसी की भी बात ध्यान से सुन सकती है। लेकिन विज्ञान के अलावा लिया की जिंदगी में एक और बड़ा हिस्सा था, पर्वत। उसके अंदर पहाड़ों से एक अजीब सा जुड़ाव था। यह जुड़ाव बचपन से ही शुरू हुआ था।
उसके माता पिता रॉबर्ट और मार्थ उसे छोटी उम्र से जंगलों और हल्के पहाड़ी रास्तों पर लेकर जाते थे। परिवार अक्सर वीकेंड में छोटे छोटे ट्रेल्स पर घूमने जाता था। धीरे धीरे पहाड़ों के प्रति लिया का प्यार इतना बढ़ा कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा शौक बन गया। कई लोग पहाड़ों को सिर्फ सुंदर जगहों के रूप में देखते हैं, पर लिया उन्हें एक दोस्त की तरह महसूस करती थी। वह कहती थी, पहाड़ों की हवा मन को साफ कर देती है। जैसे अंदर जमा हुई सारी उलझनें किसी दूर घाटी में जा गिरती हों। वह जब भी तनाव या उलझन महसूस करती तो पहाड़ उसकी पहली मंजिल होते थे। जब वह बड़ी हुई तो उसने अकेले जाना शुरू किया। यह बात उसके दोस्तों और परिवार को थोड़ी चिंता देती थी। अकेले जंगलों में निकलना हमेशा सुरक्षित नहीं होता, खासकर ऐसी जगहों पर जहां मौसम पल भर में बदल सकता है। लेकिन लिया हमेशा सावधानी से चलती थी। वह अपने साथ हमेशा सैटेलाइट फोन, जीपीएस, नक्शे और प्राथमिक चिकित्सा किट रखती थी। हर ट्रेक से पहले वह अपने माता पिता और बॉयफ्रेंड ब्रायन को पूरा रूट बता देती थी। यहाँ तक कि वह एक विस्तृत नोट रेंजर पोस्ट पर छोड़ती थी कि वह किस समय निकलेगी और कब वापस आएगी। यह तैयारी देखकर लोग राहत महसूस करते थे, लेकिन फिर भी मन में कहीं न कहीं हल्की चिंता बनी रहती थी। लेना सामान्य से अलग थी। वह अपने अकेलेपन से डरती नहीं थी, बल्कि उसे अपनाती थी। उसे पहाड़ों की खामोशी में अपनी सोच को साफ करने का मौका मिलता था, और शायद यही कारण था कि वह हमेशा वापस उन्हीं रास्तों पर लौट आती थी। लिया 5 फुट 3 इंच लंबी, दुबली पतली थी। उसके काले बाल आमतौर पर पोनीटेल में बंधे रहते थे। पतले फ्रेम के चश्मे के पीछे उसकी भूरी आंखें शांत थीं, जैसे किसी झील में बिना लहर के पानी। उसकी मुस्कान हल्की थी, लेकिन सच्ची। वह किसी बड़े समूह में सबसे आगे नहीं दिखती थी, और शायद इसी वजह से कोई भी उसे देखकर यह नहीं सोच सकता था कि वह इतनी हिम्मती और साहसी है कि अकेले कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजर ले। लिया अकेली रहती थी, कॉनकॉर्ड के बाहरी इलाके में एक छोटे से अपार्टमेंट में। वह ब्रायन नाम के एक इंजीनियर को डेट कर रही थी। उनका रिश्ता शांत और स्थिर था। उनमें बहसें बहुत कम होती थीं, नहीं कोई बड़े झगड़े या नाटक। वे एक दूसरे को समझते थे, लेकिन दोनों अपनी अपनी दुनिया में भी संतुलित थे। उसके माता पिता सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर रहते थे। हर 2 हफ्ते में लिया रविवार को उनके घर जाती थी, खाना साथ खाती, बातें करती और फिर शाम होते ही वापस लौट जाती। परिवार का यह सिलसिला उसके जीवन की एक स्थायी आदत थी। और फिर आया शनिवार, 15 अगस्त 2009। उस दिन का मौसम ट्रेकिंग के लिए एकदम सही था। ठंडी हवा, थोड़ा सा सूरज और आसपास पहाड़ों में हल्की धुंध। लिया सुबह जल्दी उठी, अपना बैग तैयार किया और उसे अपनी नीली होंडा सिविक में रखकर घर से निकल पड़ी। उसके मन में कोई तनाव नहीं था, कोई डर नहीं था। वह एक खूबसूरत सफर के लिए तैयार थी। उसने माउंट एडम्स रिज का 3 दिन का रूट चुना था। यह जगह सुंदर भी थी और चुनौतीपूर्ण भी। वह पहले भी इस रास्ते पर जा चुकी थी, इसलिए उसे कोई विशेष चिंता नहीं थी। उसने रेंजर स्टेशन पर ट्रेल नोट भरा। इसमें लिखा कि वह सुबह लगभग 10 बजे ट्रेल पर निकलेगी, शाम तक माउंट एडम्स की चोटी पर पहुंचेगी, दूसरी रात ग्रेट गल्फ लेक के पास बिताएगी और 18 अगस्त दोपहर तक वापस लौट आएगी। उसने अपना सैटेलाइट फोन नंबर भी लिखा और निर्देश दिया कि अगर वह वापस न आए तो उसके माता पिता से संपर्क किया जाए। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग 9:45 की थी। उसमें दिख रहा था कि वह कार से उतरती है, बैग उठाती है, अपने जूतों का फीता चेक करती है, कार बंद करती है और मुस्कुराते हुए ट्रेल की ओर बढ़ जाती है। एकदम सामान्य, एकदम शांत। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही वीडियो उसका आखिरी जीवित सबूत होगा। 3 दिन बाद जब वह वापस नहीं लौटी तो पहले हल्की चिंता उठी। शायद वह थोड़ी देर से आ रही होगी। शायद मौसम बदल गया होगा और उसे रास्ते में रोकना पड़ा होगा। लेकिन जब शाम तक भी लिया नहीं आई तो चिंता डर में बदल गई। रेंजर्स ने उसके नोट की जांच की, सैटेलाइट फोन पर कॉल किया, कोई जवाब नहीं। उसके माता पिता को फोन किया, वे चौंके, लेकिन शुरुआत में घबराए नहीं। उन्होंने सोचा कि लिया ट्रेकिंग में मग्न होगी। लेकिन जब रात बीत गई और फोन नहीं बजा तो उनके दिल में एक भारी एहसास बैठ गया।
अगले दिन तलाशी शुरू हुई और इस तरह शुरू हुआ एक लंबा, थका देने वाला और दिल दहलाने वाला खोज अभियान, जहां चट्टानें, रास्ते, खड्डे, घाटियां और पेड़ों के घने झुंड एक एक करके खोजे गए, कई दिनों तक, कई रातों तक। लेकिन लिया कहीं नहीं मिली। और इस चुप्पी के पीछे कौन सी सच्चाई छिपी थी, यह 3 दिन बाद भी पता नहीं चला, 3 हफ्ते बाद भी नहीं, और 3 महीने बाद भी नहीं। इस सब की शुरुआत बस इतनी थी, एक शांत लड़की पहाड़ों पर घूमने निकली थी। किसे पता था कि पहाड़ उसे फिर कभी दुनिया को देखने नहीं देंगे। 2 साल गुजर चुके थे। लिया की गुमशुदगी अब अखबारों से गायब हो चुकी थी। खोज अभियान बहुत पहले बंद हो चुका था। शहर का जीवन वापस अपनी रफ्तार में लौट आया था। लोग धीरे धीरे यह मानने लगे थे कि लिया शायद किसी हादसे में मारी गई होगी और उसका शरीर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन लिया के माता पिता के लिए समय जैसे रुका हुआ था। मार्थ और रॉबर्ट थॉम्सन आज भी हर सुबह एक ही सवाल लेकर उठते, क्या आज हमें कोई खबर मिलेगी? लेकिन फोन कभी नहीं बजता। इसी बीच 23 जुलाई 2011 की सुबह ने सब कुछ बदल दिया। यह एक आम दिन था, मौसम साफ था और व्हाइट माउंटेन का जंगल अपनी रोज की शांति में डूबा हुआ था। इसी शांति को महसूस करने मैसाचुसेट्स से आए एक दंपति, केविन और जेनिफर हार्ट, एक साइड ट्रेल पर घूम रहे थे। यह रास्ता बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे। यह पर्यटकों की भीड़ से दूर, पहाड़ के किनारे पर स्थित था। अगर वे कुछ मीटर बाएं मुड़ते, तो शायद उनकी नजर उस जगह पर न पड़ती। लेकिन किस्मत उन्हें ठीक उसी बिंदु तक ले आई। केविन एक ढलान पर चल रहा था, जब उसकी नजर 2 अजीब सी चट्टानों पर पड़ी। ये पत्थर प्राकृतिक जगहों पर जैसे होते हैं, वैसे नहीं थे। यहां चट्टानों को कोई मानो हाथों से सजा कर रख गया था। 2 बड़े पत्थर बिल्कुल सीधी लाइन में नीचे थे और उनके ऊपर एक भारी, सपाट चट्टान रखी थी, जैसे कोई ढक्कन। जेनिफर ने तुरंत कहा, यह किसी जानवर का मांद लगता है। लेकिन केविन को कुछ और महसूस हुआ। पत्थरों के बीच से एक अजीब सी गंध आ रही थी। सड़न जैसी नहीं, मिट्टी जैसी नहीं, बल्कि मोम और किसी रसायन जैसी। दोनों ने पहले हल्का हल्का हाथ लगाया, फिर डरते डरते ऊपर वाले पत्थर को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। उन्होंने कुछ फोटो खींची, जीपीएस लोकेशन सेव की और तुरंत नीचे जाकर रेंजर स्टेशन को रिपोर्ट दी। अगले ही दिन रेंजर टायलर और 2 सहयोगी वहां पहुंचे। हथौड़े, फावड़े, प्राइबर सब साथ थे। उन्होंने ऊपर की भारी चट्टान हटाई। कुछ पत्थर एक एक करके बाहर निकाले। जैसे जैसे परतें हटती गईं, नीचे एक गहरा, लगभग 1 मीटर गहरा गड्ढा दिखाई देने लगा। उसके अंदर था काले रंग का मोटा त्रिपाल, जो किसी चीज को लपेटे हुए था। टायलर नीचे उतरा। उसने तिरपाल का कोना उठाया और वहीं जम गया। अंदर एक शरीर था, महिला का शरीर, पूरी तरह गहरे मोम की मोटी परत से ढका हुआ। उसका चेहरा, हाथ, बदन सब मोम के भीतर जमे हुए थे, जैसे किसी ने उसे सड़ीगली हालत में छिपाने के बजाय सजाकर संरक्षित कर रखा हो। टायलर के हाथ कांप रहे थे। उसने रेडियो उठाकर कहा, यह कोई हादसा नहीं है, तुरंत पुलिस और मेडिकल टीम को बुलाओ। कुछ ही घंटों में झाड़ियों, पत्थरों और पगडंडियों से घिरी उस जगह को घेराबंदी कर दिया गया। फॉरेंसिक अधिकारी, जासूस, मेडिकल परीक्षक ऑल पहुंच गए। जब शरीर को बाहर निकाला गया तो सब हैरान थे। मोम इतना ठोस था कि शरीर लगभग वैसा ही था जैसा किसी के मरने के तुरंत बाद होता है। सड़न बहुत कम थी, क्योंकि मोम, कम तापमान और गड्ढे की बंद हवा ने शरीर को लगभग 2 साल सुरक्षित रखा था। शहर में खबर बिजली की तरह फैल गई। 2 साल बाद पहाड़ में मिला मोम में लिपटा शव। पहचान हुई लिया थॉम्सन के रूप में। लिया के माता पिता जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें वही दुखद खबर दी गई। मार्थ वहीं कुर्सी पर टूट गईं। रॉबर्ट ने केवल सिर झुकाकर कहा, कृपया हमें सच बताइए, उसकी आखिरी घड़ियां कैसी थीं? लेकिन सच्चाई आसानी से बताई नहीं जा सकती थी।
क्योंकि यह हत्या किसी आम हत्यारे ने नहीं की थी। यह काम किसी जानकार, किसी विशेष प्रशिक्षण वाले और किसी ऐसे व्यक्ति ने किया था जो मृत शरीरों के साथ काम करने को सामान्य मानता हो। अगले दिन मेडिकल परीक्षक डॉ. एलिजाबेथ ग्रीन ने शव परीक्षण शुरू किया। सबसे पहले मोम हटाया गया। मोम लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर मोटा था। उसकी बनावट और रंग को देखकर तुरंत पता चल गया कि यह दुकान से खरीदा साधारण मोम नहीं था। यह एक खास तरह का प्रिजर्वेशन वैक्स था जो मुर्दाघरों, अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में शवों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होता है। मोम काटने पर त्वचा लगभग सूखी लेकिन बेहद अच्छी हालत में मिली, जैसे किसी ने मृत्यु के तुरंत बाद संरक्षण प्रक्रिया कर दी हो। शरीर पर कपड़े भी वही थे, हाइकिंग जैकेट, थर्मल टी-शर्ट, ट्रेकिंग पैंट, अंडरलेयर, सब मोम से सने हुए लेकिन पहचाने जा सकने वाले। जेबों से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला। नाम साफ था, एलाइए थॉम्पसन। लेकिन असली झटका तब लगा जब डॉक्टरों ने गला और ऊतक की जांच की। गले पर रस्सी जैसे दबाव के निशान, हायोइड हड्डी टूटी हुई, दम घुटने से मौत की पुष्टि, हाथों पर इंजेक्शन के बेहद हल्के निशान, ऊतकों में सक्सिनिलकोलाइन नाम की दवा का अंश। यह दवा सामान्य डॉक्टर भी ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। यह ऑपरेशन थिएटर में मरीज को अस्थायी रूप से लकवा देने के लिए दी जाती है। अगर ज्यादा दी जाए तो इंसान सांस भी नहीं ले पाता। इससे स्पष्ट था, किसी ने लिया को इंजेक्शन देकर पहले असहाय किया, फिर उसका गला घोंटा और फिर शरीर को मोम से ढककर अपने हिसाब से संरक्षित किया। यह कोई गुस्से में की गई हत्या नहीं थी। यह पूरा प्लान किसी ने समय लेकर, सोचकर, ठंडे दिमाग से बनाया था। डॉ. ग्रीन ने अनुमान लगाया कि मौत लगभग लिया के गायब होने के 4 या 5 दिन बाद हुई। मतलब लिया 16 या 17 अगस्त को जिंदा थी। उसके बाद उसे मारकर अगले 24 घंटों के अंदर मोम चढ़ाया गया। यह खुलासा पुलिस के लिए चौंकाने वाला था। जांच अब एक अलग दिशा में मुड़ गई। अब स्पष्ट था कि यह कोई दुर्घटना नहीं, कोई जंगली जानवर नहीं, रास्ता भटकने का मामला नहीं। यह एक योजना बनाकर की गई हत्या थी और हत्यारा ऐसा व्यक्ति था जिसे प्रिजर्वेशन वैक्स की समझ हो, जो सर्जिकल दवाओं का उपयोग जानता हो, जिसे शव संरक्षण की प्रक्रिया आती हो, जिसकी सोच सामान्य इंसानों जैसी न हो। जासूस डेविड कॉर्नर ने केस संभाला। उन्हें लगा कि यह मामले की असली शुरुआत है, अंत नहीं। सबसे पहले उन्होंने लिया कि पुरानी बातचीत, डिजिटल गतिविधियों और उस हाइकिंग फोरम की जांच की जिसमें वह अक्सर सक्रिय रहती थी। और यही मिला पहला बड़ा संकेत, माउंटेन वॉचर नाम का एक यूजर। यह यूजर हमेशा लिया से बात करता था। उसके ट्रेक्स, उसके पसंदीदा रास्तों और खासकर व्हाइट माउंटेन के गंभीर वाले इलाकों पर सलाह देता था। लिया के गायब होने के बाद इस यूजर की सभी गतिविधियां अचानक बंद हो गईं। जब फोरम से डेटा निकाला गया तो पता चला कि यह अकाउंट फर्जी ईमेल से बना। कई बार लाइब्रेरी, कैफे और सार्वजनिक वाईफाई से लॉगिन किया, लेकिन कुछ लॉगिन बार बार एक ही जगह से हुए, मैनचेस्टर शहर के एक अस्पताल नेटवर्क से। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अस्पताल में काम करता था, जिसकी वहां कंप्यूटर तक पहुंच थी और जो पहचान छिपाने में माहिर था। जासूस कॉर्नर को यह मामला अब बिल्कुल अलग दिशा में जाता दिख रहा था। यह किसी आम हत्यारे का काम नहीं था। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो शवों को छूने, तैयार करने और संरक्षित करने को रोजमर्रा का काम मानता हो। अब बात साफ होती जा रही थी। हत्यारा एक मुर्दाघर या मेडिकल विभाग से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है। और यहीं से जांच उस व्यक्ति के करीब पहुंचने लगी जिसने पहाड़ों की खामोशी में लिया की दुनिया छीन ली थी। जांच अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां पुलिस को साफ दिखने लगा था कि लिया की मौत किसी हादसे की देन नहीं थी, नहीं, यह कोई अचानक लिया गया निर्णय था। यहां बात एक ऐसे अपराध की थी जिसमें समय लगाया गया, तैयारी की गई, ढेर सारे कदम पहले से सोचे गए और फिर बेहद सटीक तरीके से हर चीज को अंजाम दिया गया। जासूस डेविड कॉर्नर को पता था कि अब सिर्फ एक चीज महत्वपूर्ण है,
यह जानना कि आखिर किया किसने। पहला सुराग था हाइकिंग फोरम का वह रहस्यमय नाम, माउंटेन वॉचर। वही व्यक्ति जो लिया से महीनों तक बात करता रहा था, वही जो उसे गंभीर वाले रास्ते सुझाता था, और वही जो लिया के गायब होने के बाद बिना किसी वजह अचानक गायब हो गया। फोरम से मिले डिजिटल रिकॉर्ड यह दिखाते थे कि कई लॉगिन सार्वजनिक जगहों से थे, लाइब्रेरी, कैफे, खुले वाईफाई। लेकिन कुछ लॉगिन हमेशा एक ही नेटवर्क से जुड़े दिखाई देते थे, मैनचेस्टर के एक बड़े अस्पताल का नेटवर्क। इससे साफ था कि यह कोई ऐसा इंसान था जो अस्पताल में काम करता था। जासूस कॉर्नर को यह धक्का देने वाला नहीं था, बल्कि वह पहले से अंदाजा लगा चुके थे कि हत्यारा ऐसा ही कोई होगा, क्योंकि शव पर इस्तेमाल हुआ मोम, इंजेक्शन की दवा और संरक्षण की प्रक्रिया आसान नहीं थी। यह काम एक ऐसे व्यक्ति का था जिसे मृतकों के साथ काम करने का अनुभव हो, और ऐसा व्यक्ति अस्पताल, मुर्दाघर या प्रयोगशाला में ही मिलता है। कॉर्नर ने अस्पताल प्रशासन से उस साल काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सूची मंगाई। करीब 200 लोग थे, लेकिन उन्हें सिर्फ उन लोगों में दिलचस्पी थी जिनका संबंध मुर्दाघर, पैथोलॉजी और शव संरक्षण से हो। सूची छोटे होते होते 5 लोगों पर आकर अटक गई, 2 पैथोलॉजिस्ट, 1 सहायक और 2 टेक्नीशियन। इन 5 में से सिर्फ एक व्यक्ति का रिकॉर्ड, उसकी गतिविधियां और उसकी जिंदगी इस रहस्य के टुकड़ों से बहुत खतरनाक तरीके से मेल खा रही थी। उसका नाम था रिचर्ड फ्लावर्स, उम्र 42 वर्ष। पेशा मुर्दाघर टेक्नीशियन। काम शवों को पोस्टमार्टम के लिए तैयार करना, सफाई करना, रसायनों से उनका संरक्षण करना और दस्तावेजीकरण करना। यह वही व्यक्ति था जो मेडिकल प्रिजर्वेशन वैक्स को आसानी से खरीद सकता था। यह वही था जिसे मांसपेशियों को सुन्न करने वाली दवा यानी सक्सिनिल कोलाइन की जानकारी हो सकती थी। और यही वह व्यक्ति था जो मृत शरीरों को संभालते हुए पूरी तरह सामान्य व्यवहार करता था, जैसे यह उसके लिए केवल एक काम हो, कोई भावनात्मक चीज नहीं। जांच और गहराई में गई तो धीरे धीरे इस शांत, साधारण दिखने वाले आदमी की परतें खुलने लगीं। रिचर्ड फ्लावर्स शहर में जन्मा था, वही पला बढ़ा और कभी दूसरी जगह नहीं गया। उसकी शिक्षा तकनीकी स्तर की थी, लेकिन उसने अतिरिक्त शव संरक्षण प्रशिक्षण लिया था। उसकी कोई शादी नहीं हुई, न कोई बच्चा। वह एक छोटे से घर में अकेला रहता था। उसे पहाड़ों पर जाना पसंद था। वह अक्सर अकेले ट्रेकिंग करता था। किसी को कभी उस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वह शांत था, बातचीत में सहनशील था और किसी परेशानी में नहीं उलझता था। लेकिन जांच के दौरान उसके वित्तीय रिकॉर्ड्स ने सबकी आंखें खोल दीं। मार्च 2009 में उसने 10 किलोग्राम प्रिजर्वेशन वैक्स खरीदा। यह वही महीना था जब लिया फोरम पर ज्यादा सक्रिय होती थी और अपने ट्रेकिंग प्लान शेयर करती थी। जुलाई 2009 में उसने सक्सिनिल कोलाइन की शीशियां खरीदीं, और वह भी नकली पर्चे से। और यह वही महीना था जब लिया ने माउंट एडम्स जाने की तारीख फोरम पर पोस्ट की थी। ये सब अपने आप नहीं हो सकता था। यह सब जोड़ता था कि वह महीनों से लिया को देख रहा था, योजना बना रहा था और मौका ढूंढ रहा था। जासूस कॉर्नर ने तुरंत तलाशी का वारंट मांगा। 29 जुलाई 2011 को पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञ रिचर्ड फ्लावर्स के घर पहुंचे। फ्लावर्स ने दरवाजा खोला, बिल्कुल शांत और सामान्य दिखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, न कोई चौंकने वाली प्रतिक्रिया। उसने बस इतना कहा, जरूर, आप अंदर आ सकते हैं। यह बात ही खुद में शक बढ़ाने वाली थी। तलाशी शुरू हुई। ऊपरी कमरे सामान्य थे, साफ सुथरे, व्यवस्थित, बिना किसी गड़बड़ी के। लेकिन असली दुनिया नीचे मिली, घर के तहखाने में। जब अधिकारियों ने तहखाने की बत्ती जलाई तो सामने एक ऐसी जगह थी जिसे देखकर किसी भी अनुभवी पुलिसकर्मी के रोंगटे खड़े हो जाए। दीवारों पर अलमारियां थीं जिनमें बड़े जार, रसायनों की बोतलें, मोम के कंटेनर, धातु के औजार, विच्छेदन के उपकरण, प्राचीन शव संरक्षण तकनीकों की किताबें। प्रत्येक किताब के किनारों पर हाथ से लिखे नोट थे। कहीं लिखा था, शरीर को प्राकृतिक अवस्था में संरक्षित करने का तरीका।
तो कहीं सड़न रोकने का सबसे प्रभावी उपाय। और एक जगह लिखा हुआ था, समय को रोकना भी सुंदरता का हिस्सा है। इतना पढ़कर टीम का कोई भी सदस्य सांस रोककर खड़ा रह गया। इसके बाद उन्हें एक और फोल्डर मिला जिसमें दर्जनों तस्वीरें थीं। अलग अलग जगहों पर खड़ी, चलती, बैठती महिलाओं की तस्वीरें। सभी फोटो छुपकर ली गई थी, जैसे किसी पीछा करने वाले ने ली हों। उन्हीं तस्वीरों में थीं लिया थॉम्सन की बहुत सारी तस्वीरें। कुछ तस्वीरें तो उसकी कार तक का पीछा करते हुए ली गई थीं, कुछ लैब की खिड़की से, कुछ पहाड़ी रास्तों पर, कुछ उसके घर से निकलते हुए, और यह सब उसके गायब होने के महीनों पहले की थीं। इससे और साफ हुआ, यह आदमी सिर्फ एक हत्यारा नहीं था, यह एक शिकारी था, और लिया उसका चुना हुआ लक्ष्य थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब फॉरेंसिक टीम ने तहखाने के फ्रीजर को खोला। अंदर रखा था लिया का बैकपैक, उसका तंबू, उसका स्लीपिंग बैग, उसका जीपीएस, उसका सैटेलाइट फोन, उसके कपड़े, उसका कैमरा। सब कुछ बेहद करीने से रखा हुआ था, जैसे कोई संग्रहालय की वस्तुएं हों। फ्लावर्स को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान भी वह शांत रहा। उसका चेहरा बिल्कुल स्थिर था, न अपराधबोध, न पछतावा, न घबराहट। जब कॉर्नर ने पूछा, क्या तुमने लिया को मारा? वह कुछ सेकंड चुप रहा और बोला, मुझे वकील चाहिए। यानी उसने सीधे इनकार भी नहीं किया। जांच आगे बढ़ी और फ्लावर्स के कंप्यूटर से ऐसे खोज इतिहास मिले जिनसे सब कुछ चिल्ला कर कह रहा था कि यह सब उसका ही काम था। उसने खोजा था घर पर मम्मीकरण कैसे करे, शव संरक्षण की उन्नत तकनीकें, मानव शरीर को सुंदर रूप में कैसे संरक्षित रखे। और इन खोजों के तार जनवरी से जुलाई 2009 के बीच के थे, ठीक वही समय जब लिया फोरम पर उससे बात कर रही थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पूरी घटना को जोड़कर समझा। फ्लावर्स ने महीनों तक लिया का पीछा किया, उसके ट्रेल, समय, आदतें और पसंद नापसंद नोट की। जब लिया ने अगस्त में ट्रेकिंग प्लान सार्वजनिक किया तो उसने मौके का इंतजार किया। 15 अगस्त की रात वह चुपचाप लिया के कैंप तक पहुंचा, दोस्ती जताई, उसे एक पेय दिया जिसमें सक्सिनिल कोलाइन मिलाया था, फिर उसके असहाय होने पर उसकी हत्या की, और मौत के कुछ घंटों के भीतर उसी गड्ढे तक उसे ले गया जिसे उसने पहले ही तैयार कर लिया था। वहीं उसने मोम गरम करके शरीर पर परत दर परत लगाया और फिर गड्ढे को पत्थरों से बंद कर दिया, इतनी सफाई से कि कोई देख भी नहीं सके। यह सब कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, यह महीनों तक खींची गई बीमारी भरी योजना थी। एक ऐसी सोच जिसके लिए कोई भाषा पर्याप्त नहीं। लिया थॉम्सन की कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसकी मौत भले अचानक हुई हो, लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने इस पूरे मामले को एक गहरा और डरावना रूप दे दिया। एक ओर उसके परिवार का टूटता हुआ विश्वास और दर्द, दूसरी ओर अदालतों की लंबी प्रक्रिया, और इन सबके बीच वह खामोशी जो पहाड़ों ने 2 साल तक छुपा कर रखी थी। अब सब खुल चुका था, लेकिन इससे लिया की जिंदगी वापस नहीं आनी थी। रिचर्ड फ्लावर्स की गिरफ्तारी के बाद पूरा शहर हिल गया। कॉनकॉर्ड एक शांत शहर था, एक ऐसी जगह जहां लोग दरवाजे भी खुला छोड़ देते थे और रात में कहीं से भी कोई डर महसूस नहीं होता था। फ्लावर्स को देखकर किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि वह इतना विकृत अपराध कर सकता है। उसका चेहरा सामान्य था, बातचीत साधारण थी, और वह मुर्दाघर का कर्मचारी होने के कारण सार्वजनिक रूप से चर्चित भी नहीं था। उस पर शक करने का कोई कारण किसी को कभी नहीं मिला। लेकिन यही बात डरावनी थी, क्योंकि वह एक ऐसा इंसान था जो भीतर एक अंधेरी दुनिया छुपाए बैठा था। फ्लावर्स ने कभी किसी को अपने अकेलेपन के बारे में नहीं बताया था। वह हर दिन मृत शरीरों के बीच काम करता था, पार्लर में पड़े शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए नमूने, रसायनों की तेज गंध, मोम की परतें। यह सब किसी सामान्य व्यक्ति के मन को हिला दे, लेकिन फ्लावर्स के लिए यह रोजमर्रा का काम था। धीरे धीरे उसका मन असामान्य दिशा में बढ़ता चला गया। उसने शव संरक्षण को कला की तरह लेना शुरू कर दिया,
एक तरह की अजीब और खतरनाक कला। उसके नोटबुक में लिखी बातें देखकर किसी भी मनोचिकित्सक को समझ आ गया कि उसके दिमाग में सौंदर्य की परिभाषा दूसरों से बिल्कुल अलग थी। वह किसी चेहरे को जीवन के साथ सुंदर नहीं मानता था। उसके लिए सुंदरता का मतलब था मृत शांति, स्थिरता और रूप को हमेशा के लिए रोक देना। जब अदालत में केस शुरू हुआ तो अभियोजन पक्ष के पास बहुत सारे सबूत थे। लिया का सामान, मोम के कंटेनर, दवा की खरीद, फोटो, छुपकर खींची हुई तस्वीरें, फोरम पर माउंटेन वॉचर अकाउंट, इंटरनेट सर्च इतिहास, तहखाने का लैब जैसा सेटअप, सब कुछ साफ बता रहा था कि यह कोई आवेग में की गई कार्रवाई नहीं थी। यह महीनों चली योजना थी। हर चीज पहले से सोची समझी थी। फ्लावर्स के वकील ने उसे मानसिक रूप से बीमार बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि फ्लावर्स दुनिया को सामान्य तरीके से नहीं देखता था, उसकी इच्छा शव संरक्षित करने की थी, न कि हिंसा की। लेकिन अभियोजन पक्ष ने एक एक करके यह दिखाया कि फ्लावर्स ने हर कदम पर बड़े ध्यान से सब कुछ योजना के तहत किया। उसने लिया का पीछा किया, उसे फोरम पर सलाहें देकर समझा, उसके ट्रेकिंग समय को जाना, पहले से गड्ढा खोदा, मोम तैयार किया और हत्या के बाद सब कुछ छुपाया। यह सब किसी मानसिक रोग की अंधी हरकत नहीं लगती थी, बल्कि पूरी तरह जागरूक और सावधानीपूर्वक क्रियान्वित योजना थी। फ्लावर्स कोर्ट में भी शांत रहा। उसके चेहरे पर किसी तरह का डर, पछतावा या असहजता नहीं दिखी। जब जज उससे पूछते कि क्या वह कुछ कहना चाहता है, तो वह बस सिर हिलाकर चुप हो जाता। उसकी यह चुप्पी लोगों को और भी बेचैन कर देती थी, क्योंकि यह चुप्पी उस ठंडे दिमाग का हिस्सा थी जिसने लिया के साथ वह सब किया जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। 3 दिन की विचार विमर्श के बाद जूरी ने फैसला सुनाया। रिचर्ड फ्लावर्स सभी आरोपों में दोषी है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास, बिना पैरोल की संभावना की सजा सुनाई। उस क्षण कोर्टरूम में एक भारी सन्नाटा फैल गया। मार्थ और रॉबर्ट थॉम्सन वहीं सामने बैठे थे। मार्थ की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। रॉबर्ट ने उनका हाथ थाम लिया, लेकिन उनकी आंखें भी कहानी कह रही थीं। वे टूटा हुआ घर है जिसमें खुशियां हमेशा के लिए चली गई है। जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा, यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक उस इंसान का कृत्य था जिसने किसी जान की कीमत, किसी सपने की कीमत, किसी परिवार के प्रेम की कीमत को शून्य समझ लिया था। न्याय दिया जा रहा है, लेकिन इंसानियत को इससे सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि लिया अब कभी वापस नहीं आएगी। फ्लावर्स को जेल ले जाया गया। उसे एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में भेजा गया जहां वह बाकी कैदियों से अलग रखा गया था। मनोचिकित्सक जो उसकी जांच कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उसके अंदर पछतावे की भावना बिल्कुल नहीं है। वह शांत है, बोलता नहीं और किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह अपने ही एक अजीब, अंधेरे संसार में रहता है, एक ऐसा संसार जहां वह खुद को कलाकार मानता है और बाकी दुनिया उसकी नजर में महत्वहीन। लिया का परिवार इस सब के बाद भी टूटा रहा। उनके लिए दर्द खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब उसे एक नाम मिल गया, रिचर्ड फ्लावर्स। वे हर रात यह सोचते कि उनकी बेटी ने आखिरी पल कैसे झेले होंगे। उनके मन में यह सवाल हमेशा रह गया कि एक शांत लड़की को, जो पहाड़ों से प्यार करती थी, किसी ने इतनी बेरहमी से क्यों मार दिया? किस बात की सजा मिली उसे? लेकिन समय के साथ उन्होंने एक फैसला लिया, लिया को उसी जगह वापस लौटाना जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करती थी। उसकी राख को पहाड़ों की ढलान पर बिखेर दिया गया। वही पहाड़ जहां उसकी हंसी गूंजा करती थी, वही हवा जिसे वह खुले दिल से महसूस किया करती थी, वही खामोशी जिसमें उसे सुकून मिलता था। माउंट एडम्स के रास्ते पर एक स्मारक पट्टिका लगाई गई। उस पर लिखा था, लिया थॉम्सन, जिन्होंने इन पहाड़ों से बेहद प्यार किया, उनकी आत्मा अब इन हवाओं के साथ स्वतंत्र है। वह पट्टिका लोगों को सिर्फ एक लड़की की याद नहीं दिलाती, बल्कि यह सिखाती है कि दुनिया हमेशा उतनी सुरक्षित नहीं होती जितना हम सोचते हैं। खतरा हमेशा किसी दहाड़ते जानवर, अंधेरी गुफा या तूफान से नहीं आता। कई बार खतरा किसी ऐसे इंसान के रूप में आता है जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता हो,
एक शांत आदमी, एक पड़ोसी, एक सहकर्मी। लेकिन भीतर एक ऐसी बीमारी छुपाए बैठा हो जो किसी की जिंदगी छीन सकती है। लिया की कहानी एक चेतावनी है। अकेले सफर करते हुए हमेशा सतर्क रहें। अपनी लोकेशन, अपना प्लान किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताते रहें। अगर कोई अनजान व्यक्ति बहुत दिलचस्पी दिखाए तो सावधान रहें। और सबसे जरूरी बात, हमेशा अपने मन की आवाज सुनें। अगर आपको कुछ अजीब लगे तो उसे नजरअंदाज न करें। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन कितना नाजुक है। एक पल आप हंस रहे होते हैं, खुली हवा में चलते हुए आसमान देख रहे होते हैं, और अगले ही पल कोई अंधेरा आपके रास्ते में खड़ा हो सकता है। लिया एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी कहानी असाधारण बन गई। उसकी याद आज भी पहाड़ों पर आती हवा के साथ बहती है। उसकी आत्मा शायद उन परछाइयों से बहुत दूर किसी शांत जगह में मुक्त है। लेकिन उसकी कहानी उन सभी लोगों को सिखाती रहेगी कि दुनिया में अच्छाई जितनी है उतनी ही बुराई भी है, और दोनों के बीच की दीवार कभी कभी बहुत पतली होती है। कहते हैं, पहाड़ बहुत कुछ देखते हैं। वे हवा की बात सुनते हैं, बारिश की खुशबू पकड़ते हैं, और इंसानों के दिलों की धड़कनें भी समझते हैं। लिया की कहानी उन पहाड़ों की गोद में आज भी दबी हुई है, यह याद दिलाते हुए कि कभी कभी चुप्पी भी सबसे जोरदार चीख होती है। और अंत में, राक्षस हमेशा राक्षस की तरह नहीं दिखते। कभी कभी वे इंसानों की तरह होते हैं, बिल्कुल हमारे आसपास।